नमस्कार। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 9 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन अतिसंयुग्मन के अनुप्रयोग को डिस्कस करेंगे। हाइपर कंजुगेशन की क्या क्या एप्लीकेशन है। सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, मध्यवर्तियों के स्थायित्व को निकालने में। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, क्योंकि हमने देखा कि जो हाइपर कंजुगेशन है वह कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल्स और एल्केन्स में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। जितने ज़्यादा अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन एटम होंगे उतने ही ज़्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी। या हम यह कह सकते हैं कि जितने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स होगी उतनी ही ज़्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी। हमने देखा कि जो हाइपर कंजुगेशन है उसमें कार्बोकेटाइन के अल्फा पोजीशन पर sp3 कार्बन होना ज़रूरी है। क्लियर। अब उस sp3 कार्बन पर जितने हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी, क्योंकि जितने हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स उसमें बनेगी। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखा है हमने 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और सिंपल CH3 प्लस कार्बोकेटाइन। यहाँ पर इस कार्बोकेटाइन के अल्फा पोजीशन पर 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है। इनमें तीनों में टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3 3 6 3 3 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम इसमें प्रेजेंट है। जबकि इसमें कितने, दूसरे वाले में 6 और इसमें 3 और इसमें 0। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा। तो फर्स्ट की सबसे ज़्यादा, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की और सबसे कम फोर्थ की। क्लियर। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल आप देखो, फर्स्ट में है CH3 CH2 प्लस और दूसरा है CH3 CH2 CH2 प्लस। क्लियर। यहाँ पर इस कार्बोकेटाइन, इस कार्बन पर जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसके अल्फा पोजीशन पर 3 हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पर जो CH2 प्लस है उसकी अल्फा पोजीशन पर क्या है, 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। क्लियर। और यहाँ पर CH3 ग्रुप का लगता है प्लस H और प्लस I दोनों, जबकि यहाँ पर CH2 CH3 ग्रुप का क्या लगता है, ओनली प्लस I, यहाँ प्लस H नहीं लगता। तो सबसे पहले बात तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसी से अपन निकालेंगे आंसर। तो यहाँ पर इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। थर्ड एग्जांपल देखो। थर्ड एग्जांपल में CH3 CH2 प्लस और CD3 CH2 प्लस। हमने देखा कि CH3 और CD3 दोनों का क्या लगता है, प्लस H भी लगता है और प्लस I भी लगता है। लेकिन CH3 का प्लस H इफेक्ट CD3 से ज़्यादा होता है। ये हमने प्लस H माइनस H जब हाइपर कंजुगेशन में पढ़ा था तो उस टेबल में हमने डिस्कस किया था। क्योंकि प्लस I तो लगता है CD3 का ज़्यादा, लेकिन प्लस H किसका ज़्यादा होता है, CH3 का। और हम जानते हैं कि हाइपर कंजुगेशन डोमिनेंट होता है इंडक्टिव इफेक्ट पर, यानी कि हाइपर कंजुगेशन का प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा पड़ता है। तो CH3 CH2 प्लस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी CD3 CH2 प्लस से। अगला एग्जाम्पल देखो, CD3 प्लस और CH3 प्लस है। यहाँ पर इन दोनों का ओनली प्लस I लगता है, यहाँ पर प्लस H एब्सेंट है। तो इन दोनों कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को हम देखेंगे प्लस I इफेक्ट के द्वारा। तो प्लस I इफेक्ट CD3 प्लस का ज़्यादा होता है CH3 से। क्लियर। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, CD3 प्लस की ज़्यादा होगी, CH3 प्लस है। तो इस प्रकार से और भी कई सारे एग्जाम्पल्स अपन लेके सोल्व कर सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन। जब रिजोनेंस पढ़ेंगे तो हम कंबाइन इफेक्ट और देखेंगे बाद में, जिसमें अगर डिलोकलाइजेशन हो रहा हो। क्लियर। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। जिस प्रकार से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम और नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स पर डिपेंड थी, उसी प्रकार फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी भी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स और नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बढ़ने के साथ बढ़ती है। यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है हमने, वही 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री रेडिकल है। तो 1 डिग्री में 3 डिग्री में 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, 2 डिग्री में 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम है और 1 डिग्री में 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो जिसने
जिसमें जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। क्लियर। अब बात करते हैं हम एल्किन्स में, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन्स की। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स या नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। सैम्पल है इसमें कि कुछ एल्किन्स हैं, इसमें आप देखो कि नंबर ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड या नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स जिस एल्किन में ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट वाली एल्किन में इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से 4 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हो गए, 3 3 6 3 9 3 4 12 अल्फा हाइड्रोजन एटम। इसी प्रकार इसमें कितने हो, 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम। इसमें 3 3 6, इसमें 3 और इसमें 0। ठीक है। तो जिसमें जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर इसकी, फिर तीसरे की, फिर फोर्थ की और फिर फिफ्थ की। क्लियर। और जो ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर है अपन एल्किन का, वो एल्किन का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। वो कंप्लीट आगे भी जो पूरी ओवरऑल स्टेबिलिटी है एल्किन की किस प्रकार से हम निकालते हैं, वो उस वीडियो में, इसका अलग से वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे। अभी यहाँ पर हम केवल हाइपर कंजुगेशन को ही ध्यान में रखकर एल्किन की स्टेबिलिटी निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ एल्किन्स ऐसे प्रकार भी है। अब यहाँ पर आपको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम गिनने हैं। तो फर्स्ट वाले में देखो 3 3 6 2 8 और 2 10 अल्फा हाइड्रोजन एटम इसमें है। इसमें कितनी है इस कार्बन डबल बॉन्ड की अल्फा पोजीशन पर, 3 2 5 और 2 7। यहाँ पर कितने, 2 और 2 4। इसमें यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो कितना हुआ 3। और इसमें कितने, ये 2, क्योंकि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम सबसे ज़्यादा किसमें, फर्स्ट में। तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इसकी। तो इस प्रकार से हम एल्किन की स्टेबिलिटी को हाइपर कंजुगेशन के द्वारा निकालेंगे। क्लियर। अब जो थर्ड एप्लीकेशन है हाइपर कंजुगेशन की, वो है रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखो, जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है उसमें इस बेंजीन पे कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल का सब अटैक करेगा और उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। ये हम जब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल जब बेंजीन से जुड़ता है, प्रतिस्थापित होता है, तो उस इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन नहीं। अगर बेंजीन रिंग पर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उस इलेक्ट्रोफाइल का, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल का प्रतिस्थापन यानी एडिशन आराम से होगा। क्लियर। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजन ग्रुप्स हैं वो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का प्रतिस्थापन आसानी से हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचते हैं। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेंगे तो उस बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, कम। और आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम अवेलेबल होंगे, तो उसका अटैक आसान नहीं होता। तो यहाँ पर देखो, अब एक एग्जाम्पल ये हमने बेंजीन से CH3, CD3 और CT3 जोड़ रखा है। क्लियर। और यहाँ पर इन CH3, CD3, CT3 का क्या इफेक्ट पड़ता है, इन पर देखो प्लस H इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है CH3 का। तो ये CH3 प्लस H का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की तरफ बढ़ाएगा। ठीक है, ये भी बढ़ाएगा, ये बढ़ाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाएगा, जिसका प्लस H इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर CH3 का प्लस H ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में ज़्यादा होगी, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आसानी से अटैक करेगा, है ना। तो उसकी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट, फिर सेकंड और फिर थर्ड, इस प्रकार से हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन और देखो, CF3, CCl3, CBr3 और CI3 को जोड़ दिया अपन ने बेंजीन से। क्लियर। और यहाँ पे इन चारों का क्या लगता है, माइनस H इफेक्ट। माइनस H का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन से अपनी तरफ खींचेंगे। क्लियर। तो जब बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेंगे तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक है वो आसान नहीं होगा।
अब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल उस बेंजीन पर जुड़ेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन चारों में थोड़ी सी ज़्यादा हो। क्लियर? क्योंकि पहले से तो कम तो होगी, लेकिन ज़्यादा किस में है? क्लियर? तो ज़्यादा उसमें होगी जिसमें ये जुड़ने वाले जो ग्रुप्स हैं CF3 से Cl3, उनका माइनस एच इफेक्ट सबसे कम से कम हो। क्लियर? तो हम जानते हैं कि CF3 का प्लस आई माइनस आई तो ज़्यादा लगता है, लेकिन माइनस एच क्या लगता है इसका? कम लगता है इन चारों में। माइनस आई सबसे ज़्यादा किसका लगता है? CI3 का, फिर CBr3, फिर CCl3 और सबसे कम CF3। तो जिसमें सबसे कम CF3 माइनस एच इफेक्ट है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, वो रिएक्टिविटी और एरोमेटिक ऑफ सब्स्टिट्यूशन की तरफ ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट का सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर और फोर्थ। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को जो सॉल्व करेंगे। क्लियर? धन्यवाद।